हमें क्या पढ़ना है, अब हमें कुछ और प्रैक्टिकल बातें करना सीखनी है ना। तो ये प्रैक्टिकल बातें, ये वाला जो चक्कर है, ये मैं आपको एक और मस्त तरीके से समझा रहा हूँ ना। क्या समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। ये हमें कल की क्लास में जब मैं और बातें पढ़ाऊंगा उसमें बहुत ज्यादा काम भी आने वाला है। तो क्या होता है कि हमारे पास यह जो साइन का वक्र बना, ये जो साइन का वक्र बना, यह वक्र जो है, ये साइन फॉर्म का वक्र जो बनता है, इसके बाद बहुत बढ़िया कहानी बोली। किसने बोली? आइंस्टीन बाबा ने। आइंस्टीन बाबा ने बोला कि यार तुम्हें पता है, जब भी कोई भी चीज गोल 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 घूम रही है, तो हमने बोला गोल 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 घूमने दो। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, सुनो तो सही। उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है, जब भी कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है, तो वृत्तीय गति करते वक्त केंद्र पर, अगर केंद्र से वृत्त की जो परिधि है उसकी दूरी अगर हम मान के चलो, हम a बोल देते हैं ना, ये आयाम, ये त्रिज्या होगी, a बोल दो, या a आयाम के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं। तो क्या होता है, यहां पर जब वस्तु मान के चलो यहां से घूमना शुरू करके यहां पर पहुंची, तो यह घूम रही है। तो देखो उन्होंने बोला घूम रही, घूम रही मतलब मैं घूम रही तो ओमेगा से घुमा सकता हूं, कोणीय चाल से, है ना। कुछ कोणीय चाल ओमेगा होगी। हम चाल नहीं बोलते, कोणीय चाल, क्योंकि हमें ये पता करना कितना तेज घूम रही, कितनी तेज चल रही है उससे मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हें इसका एक एग्जांपल बेहतरीन सा दिया था कि अगर मान के चलो 4 बच्चे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये वाला कम चलना पड़ेगा, ये वाले को और तेज चलना पड़ेगा, ये वाले को और तेज चलना पड़ेगा, ये वाले को और तेज चलना पड़ेगा, तभी चारों साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो साथ में घूमेंगे। तो साथ में घूमने के लिए क्या होगा, चाल से मतलब नहीं है, मैं कोणीय चाल से मतलब है कि अगर वो घूम रहा है तो हो सकता है हर एक कण अलग अलग चाल से चले, लेकिन घूमेगा तो एक साथ ही, है ना। पंखा का हर एक पंखे का जो जो एक विंग होता है, तो पंखुड़ी पर हर एक बिंदु जो है अलग अलग चाल से चलता है। बीच वाला देखो कोई धीरे चलता है, कोने वाला बहुत तेज चलता है, लेकिन पंखा तो साथ में घूमता है, तो वो उसकी चाल नियत नहीं, उसकी कोणीय चाल नियत है, ओमेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो हमने बोला घूमने दो भैया। तो बोले नहीं 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 नहीं, घुमाना नहीं है, ध्यान से समझो। यहाँ पर मान चलो कोई कौन थीटा घुमा, बहुत बढ़िया बात। तो बोले एक बात बताओ, ये वाई अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय करी होगी इसने, ये ऊपर कितना गया होगा। तो ना सर काहे मजे ले रहे हो, ये अगर वाई है तो वाई को मैं लिख सकता हूं ए साइन थीटा। कौन सी बड़ी बात है, ये मेरे लिए ए है, ये त्रिज्या ए है, ये ए है तो ये भी ए है। अरे त्रिज्या है ना मेरे प्यारे, यहां से घुमा तो ए है। अच्छा ये कौन थीटा, तो वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा टी लिख सकते हैं। थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे आ रही है, तो पता है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ये वही चल रहा है। तो हमने इसको देखा, फिर हमने इसकी इक्वेशन देखी, फिर इसकी इक्वेशन क्या थी, साइन ओमेगा टी। तो उसने बोला कि देखो ध्यान से, ये और ये एक ही चीज है। हमने भी बोला हाँ भैया, ये तो ये एक ही चीज दिख रही है। क्यों एक ही चीज दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वही है, ए का मान तो कुछ भी रखा जा सकता है। ए का मान अगर मैं ई नॉट के बराबर रख दो तो ये तो एक ही चीज बन जाए। तो उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने ये बात समझाई कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो मैं तुम्हें इसका फील भी करवा सकता हूँ ना। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, मेरे पास क्या एक पेपर है, पेपर पे एक सेकंड गोला बना रहा हूँ, है ना। सो जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। हमने बना दिया गोला, इस पेपर के ऊपर बना दिया हमने गोला। ठीक है, देखो गवाही, ये गोला बना है। अब अगर मैं इस गोले के ऊपर पेन घुमाऊं, गोले के ऊपर ऐसा पेन घुमाऊंगा, है ना, तो अगर तुम मेरे हाथ को मत देखना है, केवल पेन की टिप को देखना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पेन की टिप सीधे सीधे चल रही है। क्या बात कर रहे हो, हाँ देखो ध्यान से देखना ना, ये रहा पेन, पेन की टिप देखना है, मेरा हाथ नहीं देखना है। मैं सीधे नहीं चला रहा हूं, मैं तुम्हें एक बार पेपर दिखा दूंगा अभी फिर से, मैं गोल गोल ही घुमा रहा हूं उसे। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, ये पेपर थोड़ा सा मेरे हाथ पर रखा हो ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे एकदम समतल पे रख दूं, तो तुम्हें एग्जैक्ट ये फील आएगा कि सर यहां पर अगर आप देखो पेन की टिप को देखो, बस ये तुम्हें गोल घूमती दिखाई देगी या नहीं सर, ये तो हमें सीधी चलती हुई दिखाई दे रही है। मेरे हाथ को मत देख, पेन की टिप को देख बस, कैसा दिखाई दे रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात, यही तो असली मजा है फिजिक्स का, क्या कि ये तुम्हें ऐसे ऐसी गति करती हुई दिखाई दे रही थी। सर झूठ बोल रहे हो आप, देख लो ये पेपर को, ये देखो इस पे एक बार गोला बना था, कितनी बार गोला बन गया ये,
क्यों? क्योंकि मैं इस पे पेन तो ऐसे ही घुमा रहा था, लेकिन तुम्हें ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा था। यह एक्चुअल में सरल आवर्त गति कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेरा बताने का मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पर यह ऐसा जब घूमेगा तो यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू जो है, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन देख रहा हूं यहाँ पर, तो देखो ये यहाँ पर था पहले, ये इधर जाएगा इधर, ये जब मैं यहां से देख रहा हूं, मान के चलो यहाँ पर तुमने आंख लगा ली, तो इसको आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, गोल गोल घूम रहा तो यहाँ पे पर्दा लगा दी, इसकी परछाई देख रहे हैं हम। तो अगर हम इसकी परछाई देखेंगे तो इसकी परछाई क्या होती है, इसकी परछाई जो है वो ऐसी 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 चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इसका प्रोजेक्शन होता है। अब ये क्या बना, इसका फेजर कहलाता है। फेजर मतलब एक्चुअल में ये तो घूम तो गोल गोल रहा है, इसलिए हम इसकी ओमेगा की बात करते हैं। आया फील कि हाँ सर इसमें ओमेगा क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में गोल घूम रहा है, लेकिन उसी का हमने वाय दिशा पर या यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी इस कण की परछाई देखी, मतलब यहाँ पे मैंने लाइट मार दिया, यहाँ पे लाइट मार दिया। अब ये गोल गोल घूमता रहेगा, लेकिन इसकी परछाई देखूंगा किसी भी क्षण पर, तो देखो इसकी परछाई क्या होगी, सर पहले ये यहाँ पर तो इसकी परछाई यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पहुंचा इसकी परछाई यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पहुंचा इसकी परछाई यहाँ दिखाई देगी, तो इसकी परछाई जो है वो ऊपर नीचे ऐसी गति करती है, ऐसे हम SHM बोलते हैं, सरल आवर्त गति। चलिए, तो अभी जो हम ये समझ रहे थे कि ये क्या है, ये एक्चुअल में y बराबर a sin ओमेगा t जो हमने ग्राफ पढ़ा, और ये जो बातें हैं ये एकदम एक जैसी ही है। मतलब मैं आने वाले समय में अगर मैं चाहूं तो इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए इससे भी बना सकता हूं। इससे तो बोलूंगी यहाँ पर यह E0 धारा, t समय बाद वो धारा यहाँ पहुंच गई, तो ये धारा एक्चुअल में गोल गोल घूम रही है, ऐसा समझ सकते हैं कि धारा क्या हो रही है, धारा जो है वो गोल गोल घूम रही है, ऐसा समझ सकते हैं। बाकी एक्चुअल में तो ये हो रहा है, लेकिन ये कैसे बना होगा, ये इसके जैसा है, ये तुम्हें इसका फील आना चाहिए कि ये दोनों बातें एक ही जैसी है ना, इसे हम फेजर बोलते हैं, इसके बारे में भी और आगे हम पढ़ेंगे। चल अब हम आगे बढ़ते और भी कुछ इंपॉर्टेंट से पदों की बात करते हैं जो हमें इस चैप्टर में लगने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर में अब ये अच्छा ये पद भी है, लेकिन ये इस पे सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल भी आए हुए काफी बार। क्या होता है, देखो हमारे लिए एक और मान होता है जिसको हम बोलते हैं औसत मान। ठीक है, जैसे हमने अधिकतम मान तो समझ लिया, अधिकतम मान तो सर 0 से मैक्सिमम जाने में कितना समय लगेगा, उसे हम बोलते हैं औसत, सॉरी अधिकतम मान, है ना। जो अधिकतम गया पीक वैल्यू, उसे हमने E0 से चिन्हित किया था या I0 से चिन्हित किया था। लेकिन औसत मान क्या होता है, औसत मान होता है प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र, है ना। अब इसमें अर्ध चक्र क्यों बोल रहे हैं, उसका भी एक रीजन है, अभी समझते हैं। धनात्मक या ऋणात्मक, आधा चक्कर लो, आधा चक्कर, तो यहां से धनात्मक लो या ऋणात्मक लो, कोई बात नहीं, जो भी लेना आपको वो ले लो, में औसत या माध्यमान उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है। अच्छा, अब ये दिष्ट धारा के तुल्य क्यों बना रहे, देखो अब मैं तुम्हें राज की बात समझाता हूं। हमने एक चीज पढ़ ली, बहुत सारी पढ़ ली, अब कुछ नया पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, फिर से पूरा गड्ढा खोदेंगे क्या, नहीं 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 सर, वो जो गड्ढा खोदा है उसमें से पाइप डाल के इधर ले आओ। मान के चलो कि तुम्हारे घर में तुमको पानी चाहिए, अच्छा सर बहुत बढ़िया, लेकिन एक बोरवेल ऑलरेडी तुम्हारे घर के थोड़ा दूर पर बना हुआ है, तो अब क्या करोगे अपने घर में पानी लाने के लिए, फिर से बोरवेल करवाओगे या उस बोरवेल से पानी के लिए पाइप जोड़ लोगे अपने घर पे। कॉमन सेंस की बात है सर, वहां से एक पाइप जोड़ लेंगे तो ज्यादा आसानी से काम हो जाएगा। तो वही वाली कहानी है कि हमने दिष्ट धारा का गड्ढा खोद दिया, उसमें बहुत पानी है उस कुएं में, हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन इस कुएं में या हमारे घर में हमें पानी चाहिए, तो क्या कर सर, एक पाइप जोड़ लो, मोटर लगा लो उसमें, बस वही वाली बात है। अब मैं तुम्हें पाइप लगाना सिखा रहा हूं। ठीक है, क्या होता है, हमें देखो हमें क्या है, हमें धारा लिखते आता है, हमें वोल्टता लिखते आता है, हमें प्रतिरोध लिखते हुए आता है, तो उसके जैसा हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो उसके जैसा, इसलिए हम किसके जैसा मान रहे हैं, दिष्ट धारा के तुल्य होता है, जो किसी परिपथ में उतनी ही मात्रा में आवेश प्रवाहित करा दे जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उतने ही समय में परिपथ में किया जाए। मतलब क्या होगा, देखो मान के चलो कि यहां पर एक दिष्ट धारा है ना, दिष्ट धारा है, इसमें आवेश कितना होगा, Q बटे में T बहता है सर, बिल्कुल सही बात है, आवेश क्या होगा, Q बटे में T। ओके, अब यहां पर ये एक R प्रतिरोध है और इसमें कुछ प्रत्यावर्ती धारा आ रही है ना। अब प्रत्यावर्ती धारा, तो ये प्रत्यावर्ती धारा कितनी है मेरे को नहीं पता, तो मैं कैसे पता कर सकता हूं, है ना। अच्छा, इसको ज्यादा बेहतर मैं dQ बटा dt लिखूं, क्या लिखूं, dQ बटा dt। तो इसमें भी कुछ ना कुछ आवेश जा रहा होगा, इसमें भी क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आवेश जा रहा होगा। अब परिभाषा क्या बोलती है
कि जितना आवेश इसमें प्रवाहित हुआ उतना ही आवेश इसमें भी प्रवाहित हो जाए। तो ये जो एसी स्रोत है, एसी स्रोत तो सर आतंक मचा रहा, डुई 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 कर रहा है। अब उतना ही जितना आवेश इसमें बहा उतना ही आवेश इसमें भी बहे, तो ये जो धारा है वो इस दुष्ट धारा के तुल्य हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो इसमें आवेश की वैल्यू इसमें लिखेंगे सर डीसी, ये यहाँ पर हम, अच्छा इसमें एसी स्रोत में आवेश कितना भाव वो लिख देते हैं, तो आई ए सी डी टी बराबर होगा डी क्यू इंटीग्रेशन। ओके सर, तो ये आवेश और ये आवेश बराबर है, तो अगर ये आवेश और ये आवेश बराबर है तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू उठाकर रख दूं, तो आई, वैसे तुम्हें तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, आई डी सी जो होगा वो बराबर होगा डी क्यू की वैल्यू लिख सकता हूं मैं आई ए सी डी टी का इंटीग्रेशन बटे में डी टी का इंटीग्रेशन। ये तो क्या है, मतलब ये कुछ नहीं था, डी क्यू तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे इंटीग्रेशन, ऐसा थोड़ा ना चलेगा यार मामला। तो यहाँ पे डी क्यू था तो डी क्यू की वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया। अगर तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता तो देखो ऐसा लिख लो, नहीं सुना मैंने, ये तो गंदी बात हो गई। देखो तो ये डीसी, तो ये डीसी स्रोत था, डी का इंटीग्रेशन, ये डी क्यू का इंटीग्रेशन, दोनों के लिए लिख दिया। अब ये डी क्यू बराबर कर दो, बिल्कुल सही बात। अब ये कौन सा स्रोत है, डीसी, डिस्ट धारा समय के साथ नहीं बदलती है तो ये हमेशा नियत होगा। तो आई डीसी को हमने बाहर रख दिया, तो बाहर रखते ही क्या हो गया सर, ये हो गया डी क्यू की जगह क्या रख दिया, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी, बिल्कुल सर, और यहाँ पे डी क्यू की जगह वो रख दो, तो जगह आई ए सी, एसी में एसी जो है वो समय के साथ बदल रहा है। हाँ सर यही बात है, तो चीख के आपने समझा, अभी ये समय के साथ बदल रहा है, ये समय के साथ बदल रहा है, यहाँ पे टी का फंक्शन आ रहा है। अच्छा इससे पहले कभी तुमने पढ़ा कि 5 टी डीसी धारा है, नहीं सर हमने डीसी धारा पढ़ी 5 वोल्ट, 50 वोल्ट, 7 वोल्ट, 100 वोल्ट, 30 वोल्ट, है ना। तो ये सब क्या था, ये कुछ नियत मान थे, समय के साथ नहीं बदल रहे, समय के साथ नहीं बदल रहा इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दिया। तो अगर इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दिया तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं उठाकर, मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर, मैं इसको उठाकर लिख सकता हूं यहाँ पर कि सर आई, अरे रे 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 रे, ये डी है ना, तो ये आई डीसी का मान क्या आ जाएगा, आई डीसी का मान जो आ जाएगा यहाँ पर, ये उठाकर यहां रख रहे हैं हम, पर ग्राफ भी बना दूंगा मैं, आई डीसी का जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा इंटीग्रेशन आई ए सी डी टी बटे में इंटीग्रेशन डी टी। और यही इसी दिष्ट धारा को हमने क्या बोला, औसत मान, है ना। तो क्या है, औसत मान उस दिष्ट धारा के तुल्य है, किस दिष्ट धारा के, इस दिष्ट धारा के तुल्य है जो किसी परिपथ में उतनी मात्रा का आवेश प्रवाहित करवा दे जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किया जा रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा जितना प्रवाहित करवा रही है उतना ही इस दिष्ट धारा ने करवा दे, तो ये क्या हो गया है, इसे ही हम क्या बोलेंगे अब से, आई एवरेज बोलेंगे, औसत मान। तो आई एवरेज का फॉर्मूला ये हमारा बन गया, क्या बन गया, इंटीग्रेशन आई ए सी डी टी बटे में डी टी। मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये हमारे पास ग्राफ था, उस ग्राफ में मान के चलो ई हो आई हो बात बराबर ही हो, ये एसी था। अब उसी के तुल्य हमारे पास एक और मान आ गया है जिसको हमने बोला ये नियत रहेगा, और ये हमारे लिए क्या हो गया है, ये हमारे लिए आई एवरेज हो गया है। ठीक है, अब ये इसका क्या फायदा मिलेगा मुझे जिंदगी में, मुझे ये फायदा मिलेगा कि अगर मान के चलो मेरे पास डीसी एसी स्रोत था, तो एसी स्रोत के लिए मुझे सॉल्व करते नहीं आता, लेकिन अगर मुझे एवरेज मान पता हो तो वह ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर हम इसमें औसत मान का भी यूज नहीं करते, हम वर्ग माध्य मूल मान की चर्चा करेंगे, आरएमएस, उस पर भी हम आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटी सी बात है जो हम समझ सकते हैं। इसके लिए एक आधी वैल्यू निकालना मैं सिखा देता हूं तुम्हें। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहली बात तो है ना, यहां पर अगर मैं देखूं तो इंटीग्रेशन आई डी टी, तो एरिया हो गया आईटी वक्र का, क्या हो गया, एरिया आईटी वक्र का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, आई एवरेज जो होगा वो होगा आईटी वक्र का क्षेत्रफल बटे में dt। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आईटी वक्र का क्षेत्रफल लिखना सिखाया था तुम्हें, या सॉरी साइन वक्र का क्षेत्रफल लिखना सिखाया था। अगर मान के चलो यहां पर y होता, यहां पर थीटा होता, तो ये हमने ऐसा कुछ सीखा था, y भी नहीं, वैसे ज्यादा बेहतर है x के लिए सीखा था हमने। तो हमने ऐसा कुछ सीखा था सर कि इसका क्षेत्रफल जो आता है यह 0 होगा, यह पाई होगा। अरे शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें एक
कब बताई थी? जब निश्चित समाकलन बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि 0 से a तक इंटीग्रेट करने पर ये जो पूरा एरिया आएगा ये 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ये मैंने तुम्हें बताया था। अब 1 कब बताया था? जब इसका अधिकतम मान जो था, यहां पर I0 था इसका, सॉरी इसका अधिकतम मान कितना था? इसका अधिकतम मान जो था सर वह 1 ही था। y बराबर साइन थीटा या x बराबर साइन थीटा का ग्राफ हमने सीखा था पहले कभी, तो यह हमें यूज आएगा अभी, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, अब सर यहां पर मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये 1 है तो ये कितना था? ये -1 था। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मान के चलो तुमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, आईटी वक्र का एरिया, यहाँ पे अर्ध चक्र का क्या चक्कर है ये समझा रहा हूं, है ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेकिन अगर तुमने नेट ले लिया, नेट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला लिया, तो एरिया प्लस में होता है या एरिया माइनस में होता है, तो नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपको मान के चलो ऐसा पूछा, आई एवरेज t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T तक एक चक्कर में, तो आई एवरेज जो होगा वो 0 होगा सदैव। क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए हमें अर्ध चक्र का बोला गया है। इसलिए क्या बोला गया? अर्ध चक्र का आधे चक्कर की बात बोल रहा है वो, क्योंकि पूरे चक्कर में क्या हो जाएगा? पूरे चक्कर में तो सर नील बटा सन्नाटा आया, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव मिलकर 0 बनता। एरिया देखना है आईटी वक्र का एरिया ज्यादा आसानी से, बाकी वरना तुम चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन कर लो। कैसे इंटीग्रेशन कर लेंगे? जैसे देखो यहां पे लिखोगे I बराबर I0 साइन ओमेगा डी, और यहां पर हो जाएगा I एवरेज, ये लिखो इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा डी का इंटीग्रेशन करो 0 से कैपिटल T बटे में इंटीग्रेशन dt 0 से कैपिटल T स्वाहा, ये आएगा 0। करके देखो, करो इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्या, ये साइन वक्र का इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये वाला चैप्टर ना आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। आज तुम लोग अरे यार ये तो पता नहीं क्या क्या चले जा रहा, खतरनाक गणित चल रहा है। कल बहुत आसान लगेगा, इस बात की गारंटी है। चलो देखो, तो यहां पर आई एवरेज का मान अगर मैं देखना चाहूं, आई एवरेज का मान देखना चाहूं मैं, t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T बटा 2 तक। हाँ, ये वाला मान अच्छा है सर, ये वाला मान अच्छा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो है आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन 0 से T बटा 2 साइन I0 साइन 2 पाई बट्टे में 0 से कैपिटल T बाय 2। ये आंसर आ गया। लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत बचा देता हूं। कैसे? देखो, ये तो है I0, इसको तो रख दो ऐसा का ऐसा। अब ये साइन ओमेगा टी लिखो या साइन थीटा लिखो, बात बराबर ही है। और इसका एरिया जो है मुझे पता है सर 1 आता है। आ गया मजा? बटे में टी का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा कैपिटल टी बटे में 2। अरे टी का टाइम का इंटीग्रेशन क्या होता है? टाइम का इंटीग्रेशन जो होता है वो टी होगा, तो 0 से कैपिटल टी बटे में 2। अच्छा, कैपिटल टी अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा था 2 पाई बटा ओमेगा। कितना पढ़ा था? 2 पाई बटा ओमेगा। तो अगर ये 2 पाई बटा ओमेगा पढ़ा है तो कैपिटल टी बटा 2 क्या होगा? कैपिटल टी बटा 2, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो पाई बटा ओमेगा हो जाएगा। हाँ जी सर, तो हो जाएगा I0, ये कैपिटल टी बटा 2 को हम पाई बटा ओमेगा लिख सकते हैं। पाई बटा ओमेगा, ओमेगा कहां चले गया? ऊपर। हाँ, तो ये ओमेगा बाय पाई। अच्छा एक सेकंड ना, थोड़ा सा मामला यहाँ सेट कर लो, यहाँ पे सेट कर लो। सही है, मतलब वैल्यू एक्चुअल में -2 और 2 आती है। 0 से पाई के लिए, 0 से आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। 0 से पाई बाय 2 के लिए वैल्यू 1 थी, फिर 0 से पाई के लिए वैल्यू 2 आएगी ना। तो यहां पर एक्चुअल में जो एरिया आएगा उसको थोड़ा सा ठीक कर लो, 1 की जगह 2 लिख लो। अच्छा, 2 बटा पाई ओमेगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ पर ये लिमिट हम 0 से t में पुट कर रहे हैं, तो t वेरिएबल है, ओमेगा जो है वह हमारे लिए एक नियतांक हो जाएगा। तो जब भी इंटीग्रेशन होता है तो हमें पता है कि जो कांस्टेंट उससे डिवाइड होता है। तो अगर मैं वैल्यू रखूं, एक बार मैं फिर से रख देता हूं, यहाँ पर हो जाएगा I0 इंटू 2 बटा ओमेगा बटे में यह हो जाएगा पाई बटा ओमेगा। तो ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, वो वैल्यू कितनी आएगी? वो वैल्यू जो आ जाएगी, जो हमें आधी नींद में भी याद होनी चाहिए, वो हो जाएगी 2I0 बटा पाई। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ये वैल्यू हमें कहां का काम आएगी? ये वैल्यू वैसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चंस में काम नहीं आएगी,
पूछी जाएगी सीधे सीधे कि 0 से कैपिटल T बटा 2 के लिए जो औसत मान होता है वो I नॉट बटा पाई होता है, ये बताओ भैया। इसी प्रकार से I नॉट बटा 4 के लिए भी पूछ सकते हैं, तो I नॉट बटा 4 के लिए करेंगे तो यहां तक का, फिर एरिया आप यहां पर क्या लिख लोगे, ये हो जाएगा I नॉट इंटू ओमेगा तो होगा 1 हो जाएगा ना, 1 बटा ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर। किसके लिए, 0 से कैपिटल T बटा 2 के लिए, कैपिटल T बटा 4 के लिए, 1/4 के लिए, तो 1/4 के लिए यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी वो I नॉट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2 की जगह 1 रखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने एरिया 2 रखा है, अब फिर एरिया क्या आएगा 1 बटा ओमेगा हो जाएगा बटे में कैपिटल T बटा 4, 0 से कैपिटल 4 के लिए। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। ये क्या आ गया, औसत मान आ गया। अब ये जो हमने औसत मान निकाला है ये किसके लिए आया है, ये औसत मान जो आया है वह हमारे लिए आया है साइन ओमेगा टी के लिए, कॉस के लिए भी यही वैल्यूज होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आधे चक्कर के लिए। बाकी और भी प्रकार के हमें ग्राफ दे सकते हैं, वर्ग वगैरह दे सकते हैं, तो याद रखना क्या करना है, एवरेज निकालने, एवरेज निकालने के लिए क्षेत्रफल लेना है बटे में समय कर देना है आधे चक्कर का, जितने का भी हमसे एवरेज पूछ रहा है। अच्छा, इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अधिकतम मान पे। अभी हमने किस पे बात करी, औसत मान पे, अब हम बात करेंगे अधिकतम मान पे। 3 मान होते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता होना चाहिए। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी साइन ओमेगा टी का फलन है तो ए जो होगा या आई नॉट जो होगा उसका अधिकतम मान होता है, ये तो हमें पता है सर, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा का योग हो जाए, मतलब कि मेरे पास एक ऐसी धारा हो जो क्या है, दिष्ट धारा प्लस प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा प्लस प्रत्यावर्ती धारा का योग हो जाए, तो उस कंडीशन में अधिकतम मान कितना आएगा। तो देखो भाई, उस कंडीशन में अधिकतम मान क्या लिख सकते हैं, दिष्ट धारा जो होगी वो ए है, प्रत्यावर्ती धारा जो बी प्लस साइन थीटा, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल, धारा बराबर बोली 4 प्लस 5 साइन ओमेगा टी, ऐसी धारा है। तो बताओ इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान इसका तो 4 है, इसका कितना है सर 5, तो 4 और 5 का योग कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, अब लेकिन मेरे पास ये हो जाए AC प्लस AC, देखो ये DC ये है AC प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर, ये साइन ओमेगा टी है, ये भी कॉस ओमेगा टी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो π/2 का होता है ना, तो π/2 मतलब कि परिमाणी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर साइन आ जाता, अबे मूर्ख है क्या, यहां भी साइन आ जाता, यहां भी साइन आ जाता, तो सीधे सीधे जोड़ लेते। कितने तेजस्वी हो तुम। I बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान बताओ, तो क्या है, साइन साइन है तो जोड़ लो यार, ये 7 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये I मैक्स जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, बस कहानी खत्म हो गई। यहां पर जो होगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, ओके। अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की कंडीशन में भी ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ही हमारा अधिकतम मान आएगा। चलिए ओके सर, अब अगली बात करते हैं, अगली बात करेंगे अब हम वर्ग माध्य मूल मान, ये हमारा लास्ट होगा आज की क्लास का, है ना। वर्ग माध्य मूल मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यही है जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है हमें आगे आने वाले भविष्य में। क्या होता है, जैसे हमने औसत मान देखा, औसत मान क्या था कि एक प्रतिरोध मानो, उसमें दिष्ट धारा जितनी जाएगी उतना ही, अगर आवेश समान प्रवाहित होता है, जितना आवेश उसमें जा रहा है जितना आवेश उसमें चले जाए, तो उस दिष्ट धारा का जो मान होगा वो हम AC के लिए औसत मान लेंगे, है ना, वो जो वैल्यू होगी उसको हम औसत बोलेंगे। इसी प्रकार से है ना। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं, मैं तो ये दोनों चीज का फिर थोड़ा सा कम हो सकता है, किसी को बहुत गजब आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा कम आ रहा है तो धैर्य रखे थोड़ा सा, अगली क्लास में हम इसको और बेहतर कर लेंगे। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है ये समझते हैं। देखो क्या परिभाषा है इसकी, हमारे पास परिभाषा बोल रही है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है। अच्छा, फिर से बनाओ सर, यहां पर हमारे पास एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसमें AC स्रोत है और इसमें DC स्रोत है, तो इसमें जो दिष्ट धारा है वही हमारी क्या कहलाएगी, RMS वैल्यू। अभी कितनी है, उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जो किसी प्रतिरोध में किसी
समय अंतराल में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करके दे जितनी की उसी प्रतिरोध में उसी समय अंतराल में वह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। क्या है कहानी? यहां पर अगर हमें ऊष्मा लिखनी है, हीट लिखेंगे इंटीग्रेशन आई ए सी आर स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। यहां पर ही ऊष्मा क्या होगी? इसमें ऊष्मा होगी आई डी सी का स्क्वायर आर डी टी। अच्छा, तो अब ये हीट और ये हीट बराबर हो जाए, तो अगर ये हीट और ये हीट बराबर हो जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन आई डी सी का स्क्वायर आर डी। अच्छा, एक काम करूँ क्या, एक और छोटी सी काम करता हूं, इसको मैं बाहर रख दूं, क्योंकि डीसी स्रोत है, डीसी स्रोत में धारा क्या होती है? नियत होती है सर। तो यहां इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएगा, यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा आर भी नियत है, बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन डी बचेगा बस। और ये तो ऐसा कैसा रहेगा? अब इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो इन दोनों को अगर बराबर करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर डी सी आर डी टी का इंटीग्रेशन बराबर होना है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर ये ए सी स्रोत का आर डी टी। तो अगर हम ध्यान से देखें और जाने और पहचाने तो आर तो इसमें भी नियतांक था सर, आर इसमें भी कांस्टेंट, इसका भी आर बाहर ही रख दो एक तरीके से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आर का मान तो सेम ही है दोनों में, तो ये आर और आर कट जाएगा। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या बचा? यहां पर बचा आई डी सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन आई ए सी का स्क्वायर डी टी बटे में इंटीग्रेशन डी टी। ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है। तो आई डी सी इसमें जो धारा होगी या यहां पर जो धारा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसी धारा को हमने दे दिया नाम आई आर एम एस, वर्ग माध्य मूलमान। तो जगह आई, अच्छा अंग्रेजी में क्या कहते हैं वर्ग माध्य मूलमान को? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ये ऐसा पद आपने सुना कभी जिंदगी में? बिल्कुल, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा, हमारे पास जो कण होते हैं उनकी चाल होती है आरएमएस वैल्यू, वो भी ऐसी निकलती है। अब यहां पर तो मैंने करंट रखा, सोचो हर एक कण की चाल रख देते वहां पे, खतरनाक होगा। आरएमएस मान जो होगा वो होगा अंडर रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बटे में इंटीग्रेशन डी टी। ये आएगा मेरे पास जवाब, ये आएगा आई आरएमएस का मान। क्या आएगा? आई आरएमएस का मान। बहुत खतरनाक, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको? अगर मैं दे रहा हूं आई बराबर साइन ओमेगा टी, आई बराबर क्या दिया मैंने? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसको यहां पे रखो, उसका वर्ग करो, फिर इंटीग्रेशन करो, फिर नीचे इंटीग्रेशन करो और जो आंसर आएगा उस पर रूट लगा लो, ऐसे निकलता आरएमएस मान। अच्छा सर नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये मेहनत फालतू से मजदूरी करवा रहे हो आप तो। हाँ देखो ये क्यों है, इसका फील लेते एक बार। क्या होता है कि हमें एक्चुअल में हमारे घरों में जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये लाइट जल रही है, या मान के चलो तुम्हें हीटर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, टीवी चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा हमें किस बात से हमें ये मतलब पता करना है कि वहां पे आवेश कितना जाएगा? नहीं 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 नहीं, हमें ये पता करना है कि वो हमें उजाला कितना दे सकता है बल्ब। हमें ये पता करना है कि सर ये ट्यूबलाइट कितना उजाला दे सकती है। हमें ये पता करना है कि सर ये पंखा कितना तेज घूम सकता है और कितनी हमें कितनी हवा फेंक कर दे सकता है, या हीटर है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हमारे लिए ये सब जो पढ़ रहे हैं या जो भी अभी तक हमने पढ़ा उन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, या हमारे लिए परिपथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमें कितनी ऊष्मा दे रहा है, या ये हमारे लिए क्या कर देगा अगर इसकी जगह दिष्ट धारा जाती तो। मतलब कितनी ऊष्मा वगैरह दे रहा है, कितनी पावर दे रहा है, कितनी शक्ति दे रहा है। तो एक्चुअल में जो सही रिप्लेसमेंट है कि वो पूरा एसी स्रोत हटा दूं और उसकी जगह मैं एक लगा लूं इमेजिनरी डीसी स्रोत, तो उस डीसी स्रोत का मान जो होगा वो आरएमएस मान होना चाहिए। तुम्हें पता है
तुम्हें पता है कि तुम जो याद करके बैठे हुए हो, हमारे घरों में इंडिया में सर, हमारे भारत देश में 220 वोल्ट आती है 50 हर्ट्ज पर। तो अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात की जाए तो यहाँ पर तो ये तो है एसी स्रोत। तो एसी स्रोत जो है वो तो डुई 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 नाच रहा है। तो इस नाचते हुए एसी स्रोत में ये 220 वोल्ट कहाँ है? कहाँ है? ये क्या अधिकतम मान है? ना प्यारे, ना प्यारे, ना प्यारे, ये मान जो है वह है हमारे लिए आरएमएस मान। ये है VRMS, वोल्टता आरएमएस मान जो है 220 वोल्ट। मतलब हम ऐसा इमेजिन करते हैं या ऐसा मानते हैं कि वो प्रत्यावर्ती धारा है, वो तो दोगली है, वो हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन उसके कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू उसके जैसी मानना पड़ेगी, जो सारा काम मेरे को सेट करके दे, जो सारे कैलकुलेशन मेरे को सेट करके दे, तो उसी को हमने माना आरएमएस मान। मतलब आज से जिंदगी में जहां जहां मुझे प्रत्यावर्ती धारा दिखेगी या प्रत्यावर्ती वोल्टता दिखेगी, उसमें जो भी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं अगर मेरे पुराने वाले फॉर्मूले V बराबर IR, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओम का नियम, अगर लगाना चाहता हूं तो इसमें कैसे लगाऊंगा? हर क्षण V बदल रहा है, हर क्षण धारा बदलेगी, तो सर कैसे चलेगा ना? सब कुछ हटा दे, उसकी जगह आरएमएस मान रख ले, कैलकुलेशन आ जाएगा, है ना। अगर तुमने कभी एक्सपेरिमेंट, अगर ऐसी थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो तुम्हारे घरों में, मतलब तुम्हें दिलचस्पी, तो घरों में अगर ट्यूबवेल हो या गांव में अगर बोरिंग हो, ट्यूबवेल की मोटर लगी हुई हो, तो मोटर का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है, यहाँ पर एक एमीटर और एक वोल्टमीटर रहता है, और यहाँ पर स्टार्टर की 2 बटनें रहती है, और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं ताकि आप वोल्टता माप पाओ। ये वोल्टमीटर होता है, ये एमीटर होता है। तो यार तुमने कभी सोचा ऐसा कि जब भी वोल्टमीटर में हम रीडिंग मापते हैं तो वोल्टमीटर की में रीडिंग जो है वो 220, 230, 240 का राउंड बताता रहता है, लेकिन ये तो बदल रहा है हर क्षण। तो जो उसकी जो सुई है वो ऐसी होनी चाहिए, डुई 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 डुई, ऐसी सुई घूमती रही एकदम बहुत तेज, तो ये तो फूट जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा, ऐसा तो टूट जाएगी सुई, तो है ना। हर सेकंड में या 0.02 सेकंड में दिशा बदल जाती है। 0.02 सेकंड में तो क्या हो रहा है सर? 0.02 सेकंड में तो हम बोल रहे हैं एक आवर्तकाल कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि उसमें एक सेकंड में 100 बार दिशा बदल रही है, मतलब 0.01 सेकंड में दिशा बदल गई। अब रीडिंग निकाल के बताओ मेरे भाई, बताओ वैल्यू कैसे करो? असंभव। तो उसी को संभव कौन बनाता है? आरएमएस मान। आरएमएस मान क्या है? आरएमएस मान वो है जो तुझे भटकते हुए प्राणी को एक राह पर लिया है, वो है आरएमएस मान, है ना, आरएमएस मान। क्योंकि जैसे अगर मान के चलो मार्केट में तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, है ना, तुम क्या हर जगह नजर घुमाओगे? तो हर जगह नजर घुमाने से पहले एक जगह स्थिरता जहां मिलेगी वो है आरएमएस मान। वो क्या है? आरएमएस मान है, आरएमएस मान। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू देगी आपको, कांस्टेंट वैल्यू देगी कि वो जो धारा या वो जो वोल्टता बदल रही थी हर क्षण, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू, या वो सब कुछ हटा दो, वो सब कुछ हटा दो और इसी को प्रणाम करो, नमन करो, हे आरएमएस मान। अगर आप ना होते तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ जाता, और इसे सॉल्व करना हमारे लिए असंभव हो जाता। तो ये किसने हमारी जिंदगी आसान बनाई? आरएमएस मान ने। जय हो आरएमएस मान की, जय हो, जय हो। समझ रहे हो ना, मतलब हाहाकार मच जाता है दुनिया में, कैसे सॉल्व करते चीजें। तो उसको किसने बनाया? आरएमएस मान ने। अच्छा, तो सर अब आरएमएस मान तो हमें पता चल गया, अब कभी हमें आरएमएस मान निकालना हो तो क्या करेंगे? तो तभी तुम्हें समझ में आ गई कहानी कैसे निकालेंगे। इस पूरे का इंटीग्रेशन मैं करूंगा नहीं, मैं नहीं करने वाला, वैसे एक करके दिखा देता हूं। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा। अगर मैं लिख रहा हूं आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, तो तुम्हें पता है इसका आरएमएस मान कैसे निकलेगा? आरएमएस मान निकलेगा अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी के लिए निकाल लेते हैं, I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर dt बटे में dt 0 से कैपिटल टी, और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I0 बटे में √2। हाय 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 सर, मजा आ गया जिंदगी का। हाँ, ये आरएमएस मान होता है अधिकतम का मान बटा √2।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मतलब कि अगर हमारे लिए एक साइन वक्र चल रहा है तो साइन वक्र में जो आरएमएस का मान होता है वो अधिकतम मान का √2 होता है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्चुअल में ये ई भी लिख सकता हूं, वी भी लिख सकता हूं, वी आरएमएस का मान जो होता है वो √2 बटा V0 बटा √2 है। मतलब एक्चुअल में क्या चल रहा है, एक्चुअल में चक्कर ये चल रहा है कि हमारे घरों में जो वोल्टता आ रही है वो आ रही है 220 वोल्ट की, नहीं 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 नहीं, वो आरएमएस मान आ रहा है उसका। आरएमएस मान क्या है कि वो जो वही जब हमारे घरों में जाती है, किसी भी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, टीवी में से गुजर रही है तो उसकी जगह दृष्ट धारा कितनी देनी पड़ती है हमें कैलकुलेशन सेम रखने के लिए। तो सर हमारे घरों में जो धारा आ रही है उसकी अधिकतम मान क्या है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बनते हुए कि V0 का मान जो होता है वो RMS इंटू √2 होता है, RMS इंटू √2 होता है, या हम यहां पर चाहे तो ये RMS बटा V0 या V0 बटा RMS √2 के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमारे घरों में जो धारा आ रही है उसका आरएमएस मान क्या है, हमारे घरों में जो धारा आ रही है उसका आरएमएस मान 220 वोल्ट है, तो उसका V0 कितना है, वो है 220 √2। 220 √2 कितना है, 220 √2। अगर 220 √2 की वैल्यू अगर हम निकाले तो कितनी आएगी सर, 220 √2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 220 इंटू 1.414 कर सकते हैं हम, कितना कर सकते हैं, 220 इंटू 1.414, तो ये वैल्यू जो है वो लगभग 300, ये एक्चुअल में आप वैल्यू भी याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें मुझे ना, 311 वोल्ट आती है, 311 वोल्ट, या आधी नींद में भी याद हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, मतलब कि हमारे घरों में जो वोल्टता आ रही है वो जो ये पीक वैल्यू आती है वो क्या है, 311 है, कितना है मेरे भाई, 311 वोल्ट है, 311 वोल्ट, ठीक है। और हम कितने मान रहे हैं, 220 नहीं है, 311 असली आंसर। क्लियर है, चलिए, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए आरएमएस मान वगैरह पे। आज की क्लास इतनी रखते हैं, जाने से पहले मैं तुम्हें जो मैंने बताया उसका कुछ एक टेबलर फॉर्म में चीजें आसान बना देता हूं, ताकि, है ना, ये जो बात है ये थोड़ी वैल्यू याद भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा हमें और भी कुछ बातें पढ़नी है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर मान के चलो ये अलग अलग प्रत्यावर्ती धारा है, जैसे अगर मान के चलो धारा है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, तो इसका औसत मान 0, सर औसत मान तो 0 कैसे हो गया, ये 0, ये हम लिख रहे हैं t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T, एक चक्कर के लिए सारी वैल्यूज लिखी हुई, किसके लिए, एक चक्कर के लिए। इसका शिखर मान I0 होता है, वर्ग माध्य मूल मान RMS I0 बटा √2 होगा, और इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। बाकी अगर कल को गलती से, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया कि ऐसी प्रत्यावर्ती धारा आ गई, जैसे दो प्रत्यावर्ती धाराओं का योग है ये I0 sin ओमेगा टी प्लस I0 cos ओमेगा टी होगा, तो इस कंडीशन में बेटा औसत मान तो ये होगा, शिखर मान या अधिकतम मान अभी मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया मैंने तुम्हें, ये होगा √a² प्लस b², तो √I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 I0, और इसका वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो I0 के बराबर ही होता है, किसके बराबर होता है, I0 के बराबर। ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया उससे, है ना, ये फॉर्मूला बताया उससे, और ये ओमेगा होगा। अच्छा, अब यहां पर अगर मेरे पास ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाती है I0 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, या मैं इसे लिख सकता हूं I0, ये क्या लिखा, sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी क्या होता है, मुझे पता है सर, sin 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू में 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो sin 2 थीटा बटे में 2 हो जाएगा, तो sin 2 थीटा बटे में 2, या यहां पर तो I0 तो ही, तो I0 बटे में 2 sin ओमेगा टी हो गया। इसका शिखर मान ये रहा I0 बटा 2, और इसका वर्ग माध्य मूल मान देखो, इस पूरे के लिए I0 बटा √2 है, और ये 1 बटे में 2 ऑलरेडी है, तो उसके लिए हमने वैल्यू रख दी I0 बटे में 2√2, है ना। ये वैल्यू वैसे नहीं पूछी गई कभी भी नीट में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी वैल्यूज इतनी इतनी होती है, याद रख सकते हो। इसी में एक और लास्ट बात हम कर लेते हैं, ये वैल्यूज भी अगर आप याद रख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या कि अगर मान के चलो हमारे पास एक ज्यावक्रीय फलन है, मतलब कि साइन से कॉस या पूरा वक्र घूम रहा है, तो उसका वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो I0 बटा √2 होता है, जो मैंने आपको बताया, ये वैल्यू होती है 0.707। यहां पर जो औसत मान होता है वो अभी हमने देख लिया था 2 I0 बटा पाई, वैल्यू निकाली थी हमने, ये तो अर्ध चक्र के लिए याद रखना है 0.63 होता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास
अंतर तरंग दृष्टकृत है। मतलब क्या होगा, मतलब कि क्या हुआ कि आधी आधी तरंगे आ रही, आधी आ रही है, फिर आधी नीचे की नहीं आ रही, फिर आधी आ रही, फिर आधी नीचे की नहीं आ रही, तो इसका औसत मान क्या हो जाएगा, इसका औसत मान इसका वर्ग माध्य मूल मान जो हो जाएगा वो आई नॉट बटा 2 होगा। कैसे, वो पूरा जो कैलकुलेशन है उससे किया हुआ है, और औसत मान है ना पूर्ण चक्र के लिए आई नॉट बटा पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका कैलकुलेशन जो किया था और इसका कैलकुलेशन सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो समय है हम कैपिटल टी बटा 2 नहीं रखेंगे, इसमें कैपिटल टी समय रखेंगे, तो जो कैपिटल समय था वही कैलकुलेट करा हुआ है हमने। अब अगर हम पूर्णतः पूर्णतः अर्ध तरंग दृष्टकृत है और यह पूर्ण तरंग दृष्टकृत है, मतलब कि क्या हुआ, नीचे नहीं जाते हुए पूरा पूरा ऊपर आ रहा है, तो इसमें जो वैल्यूज होंगी वो इसकी सेम ही आएंगी। क्यों, क्योंकि इसमें भी ये वाला देखो औसत मान तो ऐसे भी आधे के लिए देख रहे हैं हम, तो औसत मान अगर आधे के लिए देख रहे तो ये इनका औसत मान सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आधे में तो कुछ था ही, तो 0 से 2 पाई के लिए, ये पूर्ण चक्कर के लिए देखा है, इसमें अर्ध और पूर्ण चक्कर दोनों के लिए देखो बात बराबर ही होगी, ऊपर ऊपर ही घूम रहा है। और औसत मान आरएमएस मान जो होता है बेटा तो स्क्वायर करते, तो स्क्वायर में केवल ऊपर वाला ही लेते हैं, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, लेकिन अगर कल को ऐसी दो बातें आ जाए, ये भी याद रख सकते हो आप कि अगर मेरे पास आयताकार या वर्गाकार दुष्ट धारा आ जाए, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, तो उसका अधिकतम मान तो आई नॉट ही होगा, उसका औसत वर्ग माध्य अधिकतम मान तो आई नॉट होगा, वर्ग माध्य मूल मान भी आई नॉट ही होगा, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा है, वो पॉजिटिव में ही है, ऊपर ही ऊपर, तो वैल्यू अगर कांस्टेंट रहती है तो वह सेम ही है, तो कुछ बदल ही नहीं रहा, तो उसका आरएमएस मान लो, शिखर मान लो या औसत मान लो, मैक्सिमम ही आएगा। अरे कोई चीज बदल ही नहीं रही, उतनी ही है, तो उसका आरएमएस वगैरह औसत मान अधिकतम मान सब सेम ही आएगा। अब ये जैसे आरादंती हो गई ऐसी ऐसी ऐसी, तो इसमें आई नॉट बटा √3 होता है, ये पूछा जा सकता है। आरादंती में आरएमएस मान आई नॉट बटा √3 होता है, इसमें आई नॉट बटा √2 होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहां पर ये क्या हो गया, अर्ध चक्र के लिए आई नॉट बटा 2 हमारे लिए क्या होगा, औसत मान आ जाएगा। चलिए, अभी मुझे आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, पश्चगामी अग्रगामी भी डिस्कस करना था, तो ये सब कुछ हम अगली क्लास में करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे से होमवर्क में दिख सकते हैं, एक बार अटेम्प्ट कर लेना, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में भी करवाऊंगा, है ना। अच्छा, और ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में मिलेंगे, तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिखाई देता है तो मैं आपको एक छोटे से हिंट देना चाहूंगा। ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम अगली क्लास में समझेंगे और थोड़ा सा, बाकी आप इससे कंपेयर कर करके, जैसे इसका शिखर मान पूछा हुआ है तो उसका शिखर मान हो गया 4, 100 पाई ओमेगा हो गया, ओमेगा आ गया, आवृत्ति आ गया, ये सब कुछ निकाल सकते हो आप। बाकी इस पे और चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं ना, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय कम है। चलिए, तो कलांतर वगैरह पे भी चर्चा करेंगे, ताक्षणिक मान वगैरह भी चर्चा करेंगे। जाने से पहले कुछ सवाल ले लेते क्विज के रूप में, जल्दी से इनका जवाब बताइए, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो क्विज का पहला सवाल आ चुका है आपके सामने, क्विज का पहला सवाल आ चुका है आपके सामने, है ना। क्या करना है, एकदम आसान सी बात है, t बराबर 0 पर मान क्या होगा, तो t बराबर 0 रख लो, आंसर आ जाएगा, है ना। समय के साथ बदल रही है तो t बराबर 0 रख लो, आंसर आ जाएगा। आया जवाब? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अभी बताया था मैंने आपको, ms मतलब मिली सेकेंड, ms मतलब मिली सेकेंड, चल आंसर जान लेते हैं इन दोनों सवालों के। पहला सवाल थोड़ा सा मजेदार सवाल, सवाल में बोला है कि t बराबर 0 पर धारा का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना हमें, i बराबर 2 ये अधिकतम मान है साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो हमें यहाँ पे t बराबर 0 रख लेना है। t बराबर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन ओमेगा, ओ सॉरी ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 100 पाई इंटू 0 प्लस पाई बटा 3। तो 0 हो गया तो हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3 बटा 2, तो जाएगा 2 इंटू √3 बटा 2। 2 से 2 कट गया, √3 आंसर आ गया। √3 एम्पियर इज द वेरी करेक्ट आंसर। चल और देख लेते हैं। हाँ इसको तो क्या ही देखे, इसका आंसर कितना है 50 मिली सेकेंड्स। चलिए तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। अगली क्लास में हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ पर चर्चा करना शुरू करेंगे। इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट से पद बचे हुए, वो मैं आपको करवाऊंगा, बताऊंगा, और फिर हम LCR परिपथ वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।